हेलो 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 स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस हफ्ते के पहले सेशन में। आज हम देखने वाले हैं आज की खबरें क्या क्या रहेंगी, क्या क्या होने वाली हैं। तो बच्चे, सितंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं। सितंबर आ गया है और बहुत जल्दी आपका CBT 1 आपके सामने आ जाएगा। पता भी नहीं लगेगा कब जो है पेपर आ गया है ना। तो इस तरीके से समय जाता रहता है। आप लोग समय को जाते हुए देख सकते हैं या फिर समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी जितना भी टाइम आपके पास में है, आपको कोशिश करनी है कि कंप्लीट इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। ठीक है। और बच्चे, अभी तक आपको इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है तैयारी करते करते कि टाइम का फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए ये आपको मालूम है ना। तो अच्छे से समझदारी से जो है तैयारी करते रहना है। और जब भी आपका CBT 1 आएगा उस समय तक आपका पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए। उस समय तक आपकी पूरा रिवीजन आपका होना चाहिए। ठीक है। अच्छे से सारी की सारी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ठीक है। तो आपके ऊपर है, अच्छे से तैयारी करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए। और मेहनत लगती है बच्चे, और थोड़ा सा क्या होता है कि मन नहीं करता है कभी कभी खुद से जो है डीमोटिवेट होते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन होता है, दूसरे दिन दोबारा से जो है खड़े होना है। ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है निरंतर लगा रहेगा जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। बस कोशिश आपको ये करने की लगातार डटे रहना है बस। ठीक है। यही बच्चे आपका मोटो है और यही जीत का, कहीं पे भी सक्सेस का यही आपका फंडा है, कंटिन्यूटी। चलिए, सबसे पहली न्यूज़ जो है पैरालंपिक खेल से है। आपको पता है कि ओलंपिक के बाद में पैरालंपिक खेल हो रहे हैं, तो पैरालंपिक खेल में भी भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हाल ही में रिसेंटली रुबीना फ्रांसिस, अब बच्चे यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो है खिलाड़ियों के नाम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं जो पैरालंपिक जो आपके पैरा एथलीट होते हैं उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं न्यूज़, है ना। तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे मिलेंगे जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ज़्यादा वो मिलेंगे जिनका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से खिलाड़ियों का नाम सुनिएगा और उनके खेलों का नाम याद करना है आपको कि ये खिलाड़ी कौन से खेल से रिलेटेड है। ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ से आपकी न्यूज़ बनेगी। रुबीना फ्रांसिस है, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने बच्चे फाइनल में कांस्य पदक जीता है, यानी कि भारत के नाम पे एक और ब्रॉन्ज मेडल है। अब अभी तक की मैं बात करूँ, 2 सितंबर तक की अगर मैं बात करूँ, तो बच्चे रीसेंट अपडेट के साथ में आपका रीसेंट अपडेट के साथ में जो है अभी जो जो खिलाड़ियों ने जो है आपका जीता है, इसमें से आपको याद रखना है बच्चे, अवनी लेखरा, इन्होंने अभी तक एक ही गोल्ड मेडल आया है। अवनी लेखरा जो है, इनका संबंध है एयर राइफल से। ठीक है। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। मोना अग्रवाल जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रीति पाल जो है इन्होंने वुमेन्स 100 मीटर में इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनीष अग्रवाल जो है इन्होंने जो है आपका एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है। और रुबीना फ्रांसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस बार बच्चे अगर आप लोग देखेंगे, जैसे ओलंपिक में था वैसे ही आपका पैरालंपिक में भी है। शूटिंग में काफ़ी बेहतर जो है प्रदर्शन, शूटिंग के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये आपका डेली बेसिस पे आपका अपडेट होता रहेगा, क्योंकि हर दिन जो है आपका दिन बीते के साथ में कभी कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कभी कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है। तो लास्ट में एक बार समाप्त तो हम करेंगे ही, लेकिन डेली बेसिस पे जो है इन खिलाड़ियों को नाम पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है। नाम याद रखना है और इनका खेल याद रखना है। यहाँ से आपका पहला जो बेसिक प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा। अगली जो आपकी न्यूज़ है बच्चे, आपका एक समिट से रिलेटेड है। अभी हाल ही में भारत मंडपम कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो भारत मंडपम में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आयोजित जिला न्यायपालिका का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। किस चीज़ का सम्मेलन है, ध्यान से पढ़िएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। ठीक है। ऑर्गेनाइज बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया है। ठीक है। और इसी के साथ में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, 75 ईयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं। 1974, अगर आपको याद हो तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। पहला कोर्ट जो है आपका कलकत्ता जो बना था वो आपका 1974 में बना था। ठीक है। तो अब इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए नए ध्वज का और नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना बच्चे, ये हैं आपके CGI, है ना, हमारे देश के जो अभी वर्तमान CGI हैं मिस्टर DY चंद्रचूड़, उनको आप लोग देख रहे हैं। साथ में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये जो आपको दिख रहा है बच्चे, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का नया क्या है, ये आपका नया प्रतीक है। ठीक है। नया आपका सिंबल होने वाला है। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक का मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका
नया सिंबल है ये किसने बनाया है, इसे बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो कि नई दिल्ली में है, इनके द्वारा जो है इसे डिज़ाइन किया गया है। अब आता है कि नए सिंबल में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे बच्चे तो नए सिंबल में जो है आपका ध्वज में अशोक चक्र है, भव्य सुप्रीम कोर्ट भवन है और संविधान की पुस्तक अंकित है। तो ये 3 चीज़ जो है इसमें है, ठीक है। अब ये नया प्रतीक बच्चे बना है तो इसमें जो जो चीज़ें हैं आपको पूछी जा सकती हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चे, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, ऊपर जो है अशोक चक्र है, यहाँ पे जो है संविधान की किताब है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नीचे आपको दिख रहा होगा ये तो धर्मस्ततो जय, ठीक है, ये भी आपका लिखा हुआ है। तो मोटो भी आपको याद रखना है। मतलब इस सिंबल में आपको जो जो चीज़ें दिख रही है ना, यहाँ से कहीं से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट को जो है आपका 75 साल हो गए हैं, इसके उपलक्ष्य में जो है आपका डाक टिकट जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। दूसरा, अगर हम इतिहास की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री की बात करते हैं, इसकी संवैधानिकता की बात करते हैं, तो कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, ठीक है। क्या क्या फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले संविधान के आर्टिकल 124 में यह कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। आसान है, बहुत बार पढ़ते हैं आप लोग। अगला है सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ में अस्तित्व में आया था, ठीक है, ये हो गया। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। उसके बाद है आपका राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 4 अगस्त 1958 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान भवन का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो दोनों ही चीजें याद रखनी बच्चा। सुप्रीम कोर्ट का जो भवन उद्घाटन किया गया था, भवन आपका 1958, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है आपका संविधान के 124 में किया गया है। तो ये जो है आपका बन करके तैयार हो गया था, मतलब 1950 को, ठीक है। तो ये बच्चे सारी की सारी ईयर्स आपको याद रखने हैं। बल्कि उसके अलावा जो है आपका भारत में जो सबसे पहले कोर्ट बनाया गया था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, वो आपका 1974 में था, आपको याद रखना है, ठीक है। सॉरी, 1774 में था, वो आपको याद रखना है, ठीक है। 1774, ठीक है। ये सारी के सारी ईयर्स आपको याद रखने हैं। अगला है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 4 और सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। अब यहाँ से आपके अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 4 कंपनियों को, सार्वजनिक कंपनियां हैं, कुछ जो है सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, ठीक है, तो मतलब पीएसयूज हैं। तो इन पीएसयू को जो है आपका नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में अब वर्तमान में टोटल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। तो बच्चे टोटल जो है आपकी नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं, 21 थी, 21 से बढ़कर के आपकी 25 हो गई हैं, ठीक है। 25 है इन द प्रेजेंट, ये आपको याद रखना है। बाकी जो आपकी 4 कंपनियां हैं जो यहाँ पे ऐड हुई हैं, जिन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया है, वो कौन कौन सी है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, ठीक है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है और नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो सारी की सारी कंपनियां, इनमें से मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी ऐसी कंपनी है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो सकती है, बाकी बच्चे तीनों का नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जब आपकी बनी थी ना, इसका नाम ये नहीं था, इसका नाम था नापता झाकड़ी, ठीक है। तो सतलज जल विद्युत निगम SJVNL जिसे हम कहते हैं ना, वो भी जो है अब आपका नवरत्न में आ गई है। तो बच्चे अब आता है कि नवरत्न कंपनियां कौन होती हैं, किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है, आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीजें मैं आपको बता, 3 चीजें हैं आपकी। देखिए, ये क्राइटेरिया है महारत्न बनने का। कोई भी कंपनी महारत्न का स्टेटस कब हासिल करती है, या फिर कोई भी कंपनी नवरत्न का स्टेटस कब हासिल करती है, या फिर कोई भी कंपनी मिनी रत्न का स्टेटस कब हासिल करती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अलग अलग क्राइटेरिया हैं, एलिजिबिलिटी होती है बच्चे, ठीक है। एलिजिबिलिटी किस चीज़ की है, जैसे कि शैल हैव नवरत्न, जो महारत्न जिसे बनना है ना, उसे नवरत्न होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मिनी रत्न कैटेगरी के बच्चे आप लोग देखेंगे कि मेड प्रॉफिट इन द लास्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूसली, पिछले 3 साल में जो आपका प्रॉफिट होना चाहिए, इस तरीके से। मतलब बेसिकली आप लोग अगर देखेंगे तो बेसिकली क्या है कि इनकी जो इनकम होती है बच्चे, ठीक है, इनकी जो इनकम होती है, कोई भी जो कंपनी है, चाहे वो आपका PSU है, चाहे वो आपको प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, अगर उनकी इनकम बहुत अच्छी है, वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है, तो वो जो है धीरे धीरे जो है आपका स्टेटस क्या करती हैं, गेन करती हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है आपका वो मिनीरत्न का स्टेटस गेन करेंगी, उसके बाद में जो है आपका ये नवरत्न का स्टेटस गेन करेगी, उसके बाद में लास्ट में जो है आपका महारत्न का स्टेटस गेन करेगी, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें क्राइटेरिया अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका ये आता है बच्चे, शेड्यूल है कि CPSE होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है आपकी इनकी अर्निंग देखी जाती है, इनके जो है बहुत सारी परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो बेसिकली उसके आधार पर जो है आपका किसी
भी कंपनी को इनमें से कोई भी स्टेटस दिया जाता है, कोई भी टैग दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है ना कि नवरत्न क्यों होगी, कोई कंपनी महारत्न क्यों कहला रही है, किसी को नवरत्न क्यों कहा जा रहा है, तो बेसिकली उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से कहा जा रहा है, ठीक है। जिस तरीके से वो परफॉर्म करती है, जिस तरीके से उनकी इनकम होती है, उनका प्रॉफिट होता है, उस तरीके से उसी आधार पर जो है उन्हें ये टैग दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। और अभी रिसेंट में आपका नवरत्न कंपनियों की संख्या 21 से बढ़कर के कितनी हो गई है, 25 हो गई है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगला है आपका केरल, एक स्टेट है, आपको पता है केरल में बच्चे आपका एक नई स्वास्थ्य चुनौती सामने आई है, एक नई बीमारी जो है यहाँ पे देखी गई है, और लगभग जो है बताया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा लोग जो है इस बीमारी से मर गए हैं, ठीक है। तो बीमारी का नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये है आपका लेप्टोस्पाइरोसिस, नाम याद रहेगा, लेप्टोस्पाइरोसिस, ठीक है। अब ये लेप्टोस्पाइरोसिस जो है बीमारी किस तरीके से है, क्या ये बीमारी है, किस कारण ये बीमारी होती है, तो इसका नाम याद रखना है लेप्टोस्पाइरोसिस। ये जो डिजीज़ है ना, इसे चूहा बुखार भी कहा जा रहा है, इसे रेड फीवर कहा जा रहा है, ठीक है, रेड फीवर इसे कहा जा रहा है। और ये जो है आपका पशुवाहकों, विशेष रूप से चूहों के मूत्र में एक प्रकार के बैक्टीरिया जिसका नाम है लेप्टोस्पाइरा, इसके कारण हो रही है। तो जैसे प्लेग होता है ना चूहे के कारण, उसी तरीके से बच्चे आपका ये बीमारी भी जो है, वैसे इसमें पशुवाहक हैं बहुत सारे और भी, जो घर में घुसने वाले जो इस तरीके से रोडेंट होते हैं ना, छोटे छोटे जो कुतरने वाले जानवर होते हैं, वो इसमें वाहक हैं, लेकिन इसमें जो है आपका विशेष रूप से जो है आपका चूहे को पकड़ा गया है, मतलब चूहे को जो है आपका वाहक के रूप में जो है आपका ये वो किया गया है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि चूहा बुखार, रेड बुखार भी इसे कहा जा रहा है, रेड फीवर इसे कहा जा रहा है, और इसमें जो है आपका 10 से ज़्यादा लोगों की बच्चे मृत्यु हो गई है, ठीक है। सबसे बड़ी बच्चे इस बीमारी के बारे में एक चीज़ है कि ये बीमारी जब होती है ना, इसमें जो है आपका जो मृत्यु दर है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे कि आपका हो गया कि 10 लोगों की आपकी बुखार हो गया है ना, 10 में से 9 लोगों की मृत्यु हो रही है, ये जो है अभी कन्फर्म है। तो इसमें जो मोरिलिटी रेट है ना, मृत्यु दर है, वो बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा सा आपके क्या है, खतरनाक बात है इस बीमारी के बारे में, ठीक है। बाकी अगर सिम्टम्स देखेंगे रेड फीवर के, तो रेड फीवर के जो आपके सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपका रेड आई है, ठीक है, लाल आँख हो जाएंगी, हाई फीवर हो जाएगा, ठीक है, रैसेस होने लगेंगे, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, डायरिया भी हो जाएगा, हेडेक होगा, मसल्स पेन होगा, जॉन्डिस होगा, और साथ में जो है आपका एब्डोमिनल यानी कि पेट का दर्द होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसके क्या है, थोड़े से मतलब सारी 3-4 बीमारी जो है एक साथ लगने का जो है आपका वो हो सकता है पहले, लेकिन इसके सिम्टम जो है आपका सबसे ज़्यादा जो माना जा रहा है कि बुखार के साथ में लाल आंखें, ठीक है, बुखार के साथ में लाल आंखें, और धीरे धीरे जो पीलिया होता है ना, जॉन्डिस जिसे कहते हैं, पीलिया जो है उस मरीज को पकड़ जा रहा है, और उसके बाद में जो है आपका मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो है आपकी जितने भी लोगों को ये हुआ है केरल में, उनमें से जो है आपका ज़्यादातर लोगों की जो है मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका क्या है, कह सकते हैं कि एक नई स्वास्थ्य चुनौती है। अभी तो इसे जो है आपका डायग्नोज किया जा रहा है, ठीक है, डायग्नोज में भी बहुत जगह जो है आपकी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत जगह तो डॉक्टर से पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा केरल के लिए अभी कह सकते हैं कि सरदर्दी बना हुआ है। अभी जो इसमें डेवलपमेंट होंगे मैं आपको बताती रहूँगी, बस बीमारी का नाम याद रखिएगा, लेप्टोस्पाइरोसिस इसे कहा जा रहा है, बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, और इस बैक्टीरिया का नाम है आपका लेप्टोस्पाइरा। अगली न्यूज़ आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आप लोगों ने बहुत बार स्टैटिक में न्यूज़ तो सुनी, यह प्रश्न तो सुना होगा कि डूरंड कप कौन से खेल से रिलेटेड है। डूरंड कप का संबंध है आपका किससे, फुटबॉल से, और इस बार 2024 का जो डूरंड कप है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीत लिया है, ठीक है, याद रखना, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीत लिया है। और ये बच्चे आपका पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने पहली बार डूरंड कप जीत लिया है, ठीक है। किसे हरा करके जीता है, इन्होंने जो है आपका मोहन बगान, जो कि भारत का ही नहीं एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, इनको हरा करके इन्होंने जीत लिया है। फाइनल हुआ था कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में, ये आपको याद रखना है। बाकी डूरंड कप की अगर हम बात करें बच्चे, तो डूरंड कप जो है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इस डूरंड कप के फाइनल में जो है आपका गुरमीत सिंह को गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार दिया गया, और इसके साथ में जितिन एमएस, इनको जो है आपका दिया गया मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितिन एमएस का नाम है। डूरंड कप जो है आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीत लिया गया है, पहली बार इस क्लब ने जीता है, और किसे हरा करके जीता है, मोहन बगान को हरा करके जीता है, ठीक है। तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इसमें जो है आपका मोहन बगान जो टीम है वो हार गई है फाइनल में। फाइनल हुआ था आपका कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, आपको याद रखनी सारी।
अब आते हैं छोटी छोटी खबरों पे। छोटी छोटी खबरों में तो सबसे पहली छोटी खबर है वो ये है कि एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को चुन लिया गया है वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में। ठीक है, तो बच्चे अभी आप लोगों ने देखा प्रमुख तो इंपॉर्टेंट है ही, हमारी जो सेनाध्यक्ष है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में उप प्रमुख भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पद छोटा नहीं है बच्चे, ये भी आपको उतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब आपके सेनाध्यक्ष रिटायर होते हैं तो जो उप प्रमुख होते हैं वही जो है आपके दोबारा सेनाध्यक्ष बनते हैं ना, तो उनको जो है सबसे पहले प्रेफर किया जाता है सेनाध्यक्ष बनने के लिए। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि तेजिंदर सिंह जी बन गए हैं वायुसेना के नए उप प्रमुख। और उसके अलावा बच्चे ये पूरी की पूरी लिस्ट याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले सीडीएस आपको याद रखना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है, ये है आपके जनरल अनिल चौहान जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है आपके, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये आपके एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी हैं। उसके अलावा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो है आपके ये एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी हैं। उसके अलावा डेप्यूटी चीफ आर्मी स्टाफ ये हैं आपके एन.एस. राजा सुब्रमण्य। और डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये हैं आपके एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। और डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये हैं आपके तेजिंदर सिंह। तो डेप्यूटी चीफ भी आपको याद रखना है, मेन तो बच्चे याद रखना ही है आपका। ठीक है, जो सबसे बड़ा पद होता है वो तो याद रखना ही है, साथ में उनके उप प्रमुख भी आपको याद रखने, तीनों ही सेना के, और तीनों ही सेना के मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, आपको याद रखना है बस। ठीक है, ये हो गया आपका पहली छोटी खबर। अगली छोटी खबर में क्या है, छोटी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चे अगली वाली। देखिए, तेलंगाना सरकार ने बुद्धवनम में एक अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध संग्रहालय स्थापित किया है। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि बुद्धवनम किधर है, बुद्धवनम आपका तेलंगाना में है। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध संग्रहालय स्थापित करके इसे फणगिरी और नेलाकोंडापल्ली इसके ऐतिहासिक स्थलों के साथ में हुसैन सागर में बुद्ध की प्रतिमा को जोड़ करके तेलंगाना में बुद्ध पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना बना रहा है। तेलंगाना में बच्चे बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट है। आप लोगों ने अगर एसएससी का पेपर दिया है वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बुद्धिस्ट साइट से आपका प्रश्न पूछा गया है। फणगिरी कहाँ पे है, फणगिरी बौद्ध स्थल कहाँ पे है, फणगिरी बौद्ध स्थल जो है आपका तेलंगाना में है। उसके अलावा यहाँ पे जो है नेलाकोंडापल्ली ये भी आपका बौद्ध स्थल है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे बुद्धवनम है। तो बच्चे ये क्या किया जा रहा है ना, तेलंगाना के अंदर बुद्ध सर्किट बनाया जा रहा है। तो बुद्ध सर्किट का मतलब क्या है, जितनी भी बौद्ध स्थल यहाँ पे है उन सबको आपस में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको कि इन सभी को जो है आपका आपस में जोड़ा जा रहा है और तेलंगाना की सरकार बौद्ध पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना बना रही है। तो सारी की सारी चीजें याद रखिएगा, फणगिरी है, नेलाकोंडापल्ली नेलाकोंडापल्ली है और आपका बुद्धवनम है। ये कहाँ पे है, तेलंगाना में है। ठीक है, आपको एक शब्द करके पूछा जा सकता है कि ये है कहाँ पे। अब पढ़ते हैं अपनी अगली छोटी छोटी खबरें। सबसे पहले बच्चे पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में जो है आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसे पोर्ट ब्लेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है या फिर उसे जो है आपका वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 16 नवंबर को पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी जाएगी और ये उड़ान जो है आपका पोर्ट ब्लेयर से पोर्ट ब्लेयर से जो है आपका ही जाएगी श्रीलंका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर से वीर सावरकर हवाई अड्डे से कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया जो है आपकी ये जाएगी और कब जाएगी, 16 नवंबर को। ठीक है, तो इस कारण जो है आपका ये वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा थोड़ा सा चर्चाओं में था। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है किधर, ये आपका पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, ये आपका अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगली छोटी खबर है आपकी रिलायंस जियो के द्वारा। रिलायंस जियो इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का नाम तो आप लोगों ने सुना है, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो रिलायंस जियो ने एक ऐसे उपकरण और अनुप्रयोग का एक समूह विकसित कर रहा है जो कि संपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता टोटली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन चक्र को कवर करता है, जिसे कि जियो ब्रेन कहा जा रहा है। तो बेसिकली क्या है, एक एआई टूल जो है आपका डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा, रिलायंस जियो के द्वारा। ठीक है, तो जियो ब्रेन इसका नाम अभी इंपॉर्टेंट है। इसके काम जो है धीरे धीरे जब ये डेवलप हो जाएगा, जब ये लॉन्च हो जाएगा तब हम इसका काम भी पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें एप्लीकेशन है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ नाम ही आपका आया है तो नाम ही हमें याद रखना है। तो जियो ब्रेन याद रखिएगा बच्चे। जियो ब्रेन जो है आपका एक एंटायर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइफ साइकिल है जो कि रिलायंस जियो के द्वारा क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। नाम याद रखना, जियो ब्रेन नाम है इसका। अगली छोटी खबर है आपकी, गूगल डीप माइंड की भारत इकाई मोरनी नामक, ये भी आपका एआई वाला है,
मोरनी नाम का एक परियोजना के साथ में एक महत्वाकांक्षी चुनौतियां ले रही हैं, जैसे कि मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया, मोरनी के रूप में जाना जाता है। इसका लक्ष्य एक ऐसा एआई मॉडल विकसित करना है जो कि 125 भारतीय भाषाओं और बोलियों को समझता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए बच्चे, गूगल तो आप लोग जानते हैं, गूगल का डीप माइंड्स इंडिया, गूगल डीप माइंड्स इंडिया यूनिट, देखिए गूगल के जो इंडिया डीप माइंड्स इंडिया यूनिट है उसके द्वारा जो है भारत के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए, भारतीय बोलियों को समझने वाला एक एआई मॉडल बनाया जा रहा है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मोरनी। तो मोरनी का फुल फॉर्म अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये आपका मोरनी का फुल फॉर्म मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया, मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया। यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये भारत की 125 भाषाओं में बनाया गया मॉडल है, ठीक है। और कौन बना रहा है इसे बच्चे, ये जो है आपका गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मोरनी नाम का जो है आपका एआई मॉडल है और ये क्या करता है, भारत की 125 भाषाओं को समझता है, उसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मोरनी आपको याद रखना है। अगला है आपका भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकीय तंत्र का तीसरा संस्करण कैलिफोर्निया के स्टोनफोर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको वेन्यू याद रखना है। क्या है आपका, इंडस, इसका छोटा नाम है आपका इंडस एक्स। इंडस एक्स का मतलब क्या है, ये आपका बच्चे इंडिया के बीच में, इंड का मतलब है इंडिया और यूएस का मतलब है अमेरिका, ठीक है। तो भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है, इंडस इसे शॉर्टकट में कहते हैं। और इसका जो सेमिनार है या फिर इसकी जो मीटिंग हुई है सालाना, ये आपका कहाँ पे हुआ है, कैलिफोर्निया में हुआ है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ पे आपका, यूएसए में है, ठीक है। इतना याद रखना है कि ये जो आपका समिट हुआ है ये आपका यूएसए में हुआ है, ठीक है। याद रहेगा ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये तो आपको वेन्यू याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ आपका नाम याद रखना है, जियो ब्रेन, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, नाम याद रखिएगा, जियो ब्रेन है, रिलायंस जियो का नया प्रोडक्ट है, एआई से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है गूगल का नया प्रोडक्ट है, एआई से रिलेटेड है, इसका नाम है मोरनी और बेसिकली इसका संबंध किस चीज़ से है, भाषाओं से इसका संबंध है, ठीक है। ऊपर जो है ये तो बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि पोर्ट ब्लेयर में जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है वीर सावरकर, ठीक है। तो अभी बच्चे ये उड़ान भरने के लिए तैयार है, नवंबर में भरेगा, जब दोबारा भरेगा तब हम दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है इसका नाम, ठीक है, जगह का नाम और नाम। तो ये चारों जो खबरें थी ये सिर्फ नाम वाली थी, ठीक है, बहुत कुछ है नहीं इन खबरों में, बस नाम याद रखना है। सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट वाली है, उससे याद रखना। और बाकी बच्चे पैरालंपिक पे हम नज़र बनाए रखेंगे, जब आपका पैरालंपिक समाप्त हो जाएगा फिर जो है फिर से खिलाड़ियों के नाम याद करेंगे, ठीक है। और अपने प्रैक्टिस में जो है आप करंट अफेयर्स को भी लगा करके रखना है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहने वाली। आपको पता है कि अभी ओलंपिक खत्म हुआ है, हालांकि वहाँ पर तो इतने सारे नाम है नहीं याद करने के लिए, है ना, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा मेडल हम लोग जीत लें, तो नाम बच्चे इनके याद रखने हैं आपको, ठीक है। कोई भी प्रश्न जो है ओलंपिक पैरालंपिक दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो आपका आरआरबी का जितने भी पेपर है ना, एएलपी हो गया, ये जो भी हो रहा है आपका टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर बाकी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे जो है आपको मटेरियल मिलेगा, बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में है। बस आपको कहाँ जाना है, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके भीतर जाइए और बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।